एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आरएनयू नर्सिंग क्लासेस में, जहां हम इंग्लिश को, जो डर है आप लोगों का, इंग्लिश को इजी बनाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट में है उसे पढ़ेंगे। और एक बार फिर से मेरे साथ, मतलब कृष्णकांत सर के साथ में आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और इजी वे में हमारा जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और जहां आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के लिखें, उनका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो जी हाँ, आरएनयू का जो नर्सिंग क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो शुरू कर रहा है। फर्स्ट स्लाइड आप सबके पास में, और क्वेश्चन है फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ब्रोकन, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये टुकड़ों में टूटा हुआ है और इसे हमें सही करना है। तो जो टुकड़े हैं वो 4 पार्ट्स में दे रखे हैं। आपको इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट में जहां मिस्टेक है उसे आपको फाइंड आउट करना है, उसका पता लगाना है। तो सीधी सी बात करते हैं कि एरर को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ मोहन एंड सोहन। अब अगर बोथ की बात करें तो बोथ का मतलब क्या हो गया, दोनों, मोहन और सोहन, ठीक है। इज एट होम, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको ऐसे लग रहा है कि गलत है। तो आप लोगों ने देखोगे जब बोथ मोहन और सोहन की बात होती है तो वहां पे इज आना स्वाभाविक नहीं है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे आर होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहली मिस्टेक तो यही हो गई। मैं आप लोगों को बता दूं, बोथ एंड कंजक्शन है। बोथ एंड जो कंजक्शन है वो अपने साथ में प्लूरल फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है, प्लूरल वर्ब की फॉर्म को लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है, जबकि इज क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। समझ गए होंगे आप। अच्छा, ऐसी कंजक्शन की बात करें जैसे एज वेल एज आ गया, ठीक है, एज वेल एज ये आ गया। इसे हमें करना क्या है कि एक सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट यहां दे रखा है, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड। तो आप यहाँ पे वर्ब जो आगे जाके वर्ब आपको फिल करनी है, आप करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसको फिल करेंगे। आई थिंक मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी सी तैयारी के साथ चल रहे हैं हम। फॉलोइंग सेंटेंस है वो टुकड़ों में टूटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, और इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं। आपको एक ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें आपको लगे कि यहाँ पे एरर है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मैनी ए मैन डू नॉट डू देयर ड्यूटी टूवर्ड्स देयर कंट्रीमैन। मतलब ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें एरर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैं बता दूं, मैनी ए मैन, मैनी ए के बाद में यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा सिंगुलर। यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यानी कि मतलब ये हो गया बहुत से व्यक्ति। लेकिन यहाँ मैनी ए तक तो सही है, लेकिन इसके बाद में ये जो नाउन दे रखा है आपको मैन, ये सिंगुलर में होना चाहिए था। तो सिंगुलर मैन कैसे लिखते हैं, MAN। यहाँ मिस्टेक, ठीक है। तो आपके सामने मिस्टेक एक सेक्शन में आ गई, यहाँ मिस्टेक हो चुकी है। इसके बाद में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होना था। तो मेन मिस्टेक जो है वो मैनी ए मैन के साथ में देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इससे बीच में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि मैनी ए मैन जो वर्ड है, मैनी अ के बाद में यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा। और यही अगर कंडीशन हम एज वेल एज पर लेकर जाते हैं, एज वेल एज पर लेके जाते हैं, और इससे पहले एक सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 आ रहा है, तो वर्ब जो आएगी वो इस सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं यही इस तरीके से लिखूं, यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया एलोंग विद,
वर्ड मैंने लिख दिया अलोंग विथ, इसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट टू लिख दिया, तो यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू किसके आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट के आएगी, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट के आएगी। ये कुछ नियम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि सेंटेंस में केवल क्या है, वर्ड चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा, और आप लोगों को ये नियम आपको आने चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें एरर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए वही फॉलोइंग सेंटेंस में 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4, और इसमें हमें मिस्टेक या एरर को ढूंढना है। तो एरर को जो ढूंढना है इजी वे में देखो, डू नॉट, यानी कि अगर हम बात करें तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आज्ञा देने के काम आते हैं, मतलब जिसमें हम रिक्वेस्ट करें ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव कह सकते हैं, या जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं वो सेंटेंस इम्पेरेटिव हो सकते हैं, या जिसमें हम एडवाइस दे रहे हैं वो सेंटेंस इम्पेरेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आप लोगों को ये याद रखना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो जो पहला सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। सेकंड की बात करें तो वो डू नॉट से शुरू होता है, और अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बात करें तो डोंट से शुरू होता है। जैसा कि ये सेंटेंस है, देख लीजिए आप, डू नॉट से शुरू हो गया। इसके बाद में थर्ड पार्ट इसका जो सेंटेंस होता है प्लीज या काइंडली से शुरू होता है। इसके बाद में लेट से सेंटेंस शुरू होते हैं, और इसके बाद में लेट अस से शुरू होने वाला सेंटेंस या लेटस से शुरू होने वाला सेंटेंस। इसका मतलब 5 प्रकार के सेंटेंस इम्पेरेटिव में होते हैं। इम्पेरेटिव अपने आप में 5 टाइप के सेंटेंस लेके होता है। अब हमें ये कह रहा है डू नॉट, डू नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, डू नॉट अब्यूज योर फादर्स। अब्यूज का मतलब यहाँ पे से है वेस्ट करना, बर्बाद करना। योर फादर्स मनी, तो ये योर फादर्स मनी, ये जो ओपस्ट्रोफी लग के ऐसा आ रहा है ना, ये आता है इनएनिमेट पर्सन के लिए, मतलब जो सजीव हैं उनके लिए आता है। अब यहाँ पे मनी क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए था, मनी ऑफ योर फादर, मनी ऑफ योर फादर। तो मिस्टेक कहाँ हो गई, इसी पार्ट में हो गई। तो इस तरीके से मिस्टेक चल रही है। बहुत अच्छे तरीके से आप इजी वे में आंसर आपको मिल रहे हैं। आगे हम चलते हैं। वही 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ब्रोकन टूटे हुए हैं, 4 अलग अलग पार्ट बांट रखे हैं हमने, और इनमें आपको ढूंढना है मिस्टेक को या एरर को ढूंढना है। ठीक है, अब कई बार मैंने सुना है ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं बच्चे। ब्लंडर मिस्टेक का मतलब दोनों चीज़ें, ब्लंडर का मतलब ही बहुत बड़ी गलती होती है, तो मिस्टेक लगाने की जरूरत ही नहीं आपको। तो देखें, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव, इसमें अगर सेंटेंस को लिखते हैं, देखें एक बार, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक बहुत प्यारा घर है। ठीक है, क्या करने के लिए, टू लिव, रहने के लिए, टू लिव, रहने के लिए। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास में नहीं है एरर वाला कि कोई एरर है, तो इसका एक ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दी अबो, ऊपर वालों में से कोई नहीं, और इसका आंसर भी यही बनेगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर था, कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन जो है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या समझते हैं आप? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप इस तरीके से समझें कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है, आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस के लिए आपको एक सिंगल वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सिंगल वर्ड निकालना है कि इसके लिए एक अर्थ क्या वर्ड निकलेगा, और वही एक सिंगल वर्ड वन वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लिख रहे हैं क्या कि ए प्लेस वेयर वी गो टू टीच, जहाँ हम पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो अगर मेरे आईने से देखेंगे तो स्कूल है, और जो बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए भी स्कूल है, तो वन वर्ड क्या आ गया वहाँ पे, स्कूल आ गया। ऐसे ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, समझने लायक प्रश्न है। एक स्थान, ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रेज्ड इन कॉल्ड, जहाँ पे छोटे पौधों को खड़ा किया जाता है, तैयार किया जाता है,
उसको कहा जाता है, कोल्ड का मतलब कहा जाता है, पैसिव वॉइस है। तो आप क्या मानेंगे, क्या कहते हैं, छोटे पौधे जहाँ पे लगाए जाते हैं क्या उसको पार्क कहा जाता है? पार्क में तो पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है। क्या उसको गार्डन कहते हैं? क्या उसको नर्सरी कहते हैं? क्या कहते हैं? अब ये कह रहा है यंग, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने। अब गर्मी आ रही है, छोटे छोटे पौधे लगाने ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, हम एक मुहिम अगर चलाना चाहें कि से प्लेनेट को बचाने के लिए, तो हमें ग्रीनरी का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखना होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम किसकी बात करें, कौन सा वन वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे वन वर्ड आ रहा है फॉरेस्ट, जंगल हो, नहीं आएगा सर। ठीक है, गार्डन नहीं, पार्क भी नहीं। तो हमारे पास नर्सरी में पेड़ पौधे तैयार होते हैं और नर्सरी से हम पेड़ पौधे लेकर आते हैं, पौधशाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी था, वन वर्ड था, हमने कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा स्थान जो मेन बॉडी है सॉल्ट की, मतलब अगर हम बात करें सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब नमक, नमक के लिए इन चार में से सबसे ज्यादा नमक कहाँ से मिलेगा हमें? वाटर ऑन द अर्थ इज नोन मेन बॉडी ऑफ साल्ट वाटर, साल्ट वाटर जहाँ पे पानी में सबसे ज़्यादा नमक मिलता है, कहाँ मिलेगा आपको? क्या आपको वो रिवर में मिलेगा? नहीं सर, मीठे पानी की भी नदियाँ होती हैं, वहाँ तो पॉसिबल नहीं है इतना, खारापन नहीं है इतना। हाँ, टैंक, घर पे टैंक वैंक बना रखा है या आसपास में कहीं टैंक बना रखे हैं, तो वहाँ पे कोई आपको खारा पानी मिलेगा? नहीं है ना पॉसिबल। इजी बना रहे हैं, इंग्लिश को बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे और मुस्कुराते मुहूर्त पढ़ेंगे। साथ में लेक, झील, झील, झील में आपको, हाँ, कुछ झीलें हैं जो खारे पानी की होती हैं, पर ज़्यादातर नहीं है, मोस्टली। ठीक है, कुछ ही हैं। अब हम बात करते हैं ओशियन की, समुद्र, समुद्र तो पूरा खारे पानी से भरा हुआ सर। सर इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर होता है, बिल्कुल सही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर बनेगा, ऑप्शन क्या बनेगा? ओशियन बनेगा। ओशियन का मतलब महासागर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आप लोगों को फिर कह दूं, बता दूं कि जो RNU नर्सिंग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश से आपको डर लगता है, इसको ईजी से ईजी बनाने का प्रयास रहेगा और ईजी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास है हमारा। और जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मैं आपका साथी के सर एक बार फिर से आपको RNU नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात की है टू मेक, हाँ, फिर वही अल्टरनेटिव चूज करना है, टू मेक एनवायरमेंट डर्टी। अरे भाई ये तो हमने कर ही दिया, एनवायरमेंट को आपने गंदा कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है। नेचुरल चीज़ें जो थी, प्रकृति जो है, उसके साथ में हमने छेड़छाड़ की है और दिन प्रतिदिन हम उसका, मतलब आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यूज़ करते जा रहे हैं, यूज़ तो कम मिस यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट को डर्टी करना और उसके साथ में से अनहेल्दी करना क्या कहलाता है? क्या आप मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है ये, या फिर डिमेज है ये, पोल्यूट है, या स्लम्प्स है? तो आप इसे क्या मानेंगे? भाई गंदगी कर रहे हैं, प्रदूषित तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूट अपने आप में एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दूषित करना, प्रदूषित करना। तो हम पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। मेरी आप सबसे एक बार फिर पुनः निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार पेड़ पौधे लगाएं, इस प्रकृति को बचाएं। नहीं तो टेम्परेचर अभी जो 50 का गया था, इससे भी अगली बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आएगा। एक छोटी सी अपील आप लोगों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट। जो क्या है? अपोजिट है। हो सकता है अपोजिट वर्ड ना आकर एंटोनिम्स वर्ड आ जाए, तो अपोजिट ही होता है। मीनिंग ऑफ द वर्क गिवन इन बोर्ड, जो नीचे दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है। ठीक है, ये वर्क की जगह वर्ड आएगा, ऑफ द वर्ड। ठीक है, और गिवन इन द बोर्ड, इस बोर्ड में दिया ब्रोक। अब ब्रोक क्या है? BREAK, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक। ब्रेक मीन होता है तोड़ना। क्या अर्थ होता है बेटा? तोड़ना।
अब इसको कैसे लिखें, तोड़ने के लिए कौन सा आएगा, तो देखते हैं। तोड़ने के लिए क्या फिनिश आएगा, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है विभाजित करना, बांटना, बांटना। आप लोगों ने देखा होगा रील कई बार बनाते हैं तो उसमें स्पिरिट लिखा हुआ आता है, बांटना, अलग अलग करना, विभाजन करना। जैसे छोटे बड़े दल जो होते हैं वो छोटे दलों के साथ में कई बार डिवाइड बढ़ जाते हैं छोटे दलों के बीच रूप में अलग अलग, तो उस तरीके से इसके लिए हम काम करते हैं। ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। अब आप बताएं कि आपके पास 3 ऑप्शन तो आ चुके हैं, अब चौथा क्या बचा, इंटैक्ट। तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ साबुत हो, जो पूरी बनी हुई हो, उसको इंटैक्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इंटैक्ट वर्ड हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गिवन जो वर्ड है उसका अपोजिट ढूंढना है भाई, एंटोनिम। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल होना, क्या होना, जटिल होना। सर सिंपल कर दो, अरे और सिंपल बिल्कुल सही, लेकिन ये सिंपल की स्पेलिंग जो लिख रखी है ये गलत लिख रखी है। इसका मतलब SIMPLE आना था, लेकिन ये तो मिस्टेक है, इसका मतलब इसे कर नहीं सकते अब हम। और कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम सेम मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल होना, ठीक है। और ले जो है, ले की सेकेंड फॉर्म है लेड, लेटना, या फिर मुर्गी जो अंडे देती है उसको भी लेड कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बचा क्या आंसर, सर कॉमन तो ये भी नहीं कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया सर, ठीक है। ऑप्शन बचता क्या है, इस तरीके से। तो ये एक ट्रिक है जिस तरीके से आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कॉमन, सामान्य। हाँ, अगर स्पेलिंग सही होती तो हम सिंपल को लिख सकते थे। इसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियर द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग में कौन सा सबसे नजदीकी अर्थ दे रहा है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है, और ये दे रखा है वर्ड गिवन इन द क्वेश्चंस इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है। अब पहला है सिग्नल। पहले तो ये बताइए सिग्नल का मतलब क्या होता है, संकेत, संकेत, ठीक है, संकेत। अब संकेत हमने पढ़ा है कि सिग्नल जो होते हैं, हाँ, संकेत के लिए सिग्नल ट्रैफिक रूल्स के अंदर होते हैं सर। सिग्नल का मतलब होता है स्टॉप, ठहरें। सिग्नल का मतलब संकेत, और साइन का मतलब भी क्या होता है, संकेत, वार्निंग का मतलब चेतावनी। तो सिग्नल ट्रैफिक रूल में होते हैं। ये कह रहा है कि इसका मोस्ट नियर वर्ड क्या है, इसका मीनिंग देने वाला। तो जो हमें संकेत, तो साइन का मतलब भी क्या होता है, संकेत ही तो होता है। देखो सर, ये जो लड़का है वेरियस टाइप के साइन कर रहा है हमें, मतलब अलग अलग प्रकार के इशारे कर रहा है, संकेत दे रहा है, इसने साइन इस तरीके से किया है। तो साइन से बना है सिग्नेचर, ओके। तो यहाँ पे आंसर निकलेगा आपका 3 नंबर का साइन। ट्रैफिक रूल्स नहीं है, यातायात के नियम। स्टॉप का मतलब ठहरना, रुकना नहीं है। और वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। तो इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन तो हमारे वैसे कट गए, और ऑप्शन बचता है 3rd नंबर का, तो इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है, नेक्स्ट भी वही फाइंड आउट करना है। क्या, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली बाय द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग सिनोनिम्स, ठीक है, एज द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं लेटर का मतलब क्या है, LETTER, लेटर। इसका मतलब तो हो गया क्या, पत्र या अक्षर, पत्र या अक्षर। तो इसका मतलब ये होता है, पत्र भी बोलते हैं इसको, और अक्षर को भी हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सर वो तकिया लगाते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। तकिए के लिए वर्ड आता है पिलो। मैं आप लोगों को बता दूं पिलो और कुशन में बहुत फर्क है। पिलो केवल तकिया है, कुशन का मतलब होता है जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो एक मखमलदार जो गद्दी सी रखते हैं, उसको कुशन बोला जाता है। तो आज से अपने दिमाग में पिलो वाली बात उठाना, पिलो अलग है,
क्वेश्चन अलग है। पिलो तकिया केवल बेड पे काम में लेते हैं, इसको हम चेयर्स पे काम लेते हैं बैठने के लिए, या कहीं और भी बैठने के लिए, गद्दीदार कोई भी चीज़ जहाँ पे बैठना है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में ये आंसर क्या बनता है। तो स्लीप का मतलब तो क्या हो गया, नींद लेना, वर्ब है। सीट का मतलब बैठना, और लेसन इन द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, और लेसन का मतलब कम करना, प्रभाव को कम करना। और प्रभाव को जब हम कम कर देते हैं तो लेसन कहा जाता है। तो अब आंसर क्या बताया सर, ये पैडिंग का अर्थ नहीं बताया। हाँ, मखमलदार मुलायमदार कोई भी भरी हुई चीज को पैडिंग कहते हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, पैडिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वही अल्टरनेटिव चूज शोज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग। फ्रेज दे रखी है। फ्रेज क्या होती है ये पहले तो थोड़ा सा ये बता दूं मैं आपको। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में यहां देखें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि अगर फ्रेज पूरा ग्रुप का, एक ग्रुप है वर्ड्स का और उनका मीनिंग अच्छा निकल रहा है, पूरा निकल रहा है, कंप्लीट निकल रहा है, तब तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है ओनली, जैसे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को, तो यहाँ पे ग्रुप का वर्ड्स है, इसका सिंपल कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये यहाँ पे फ्रेज कहलाएगी। तो ये कह रहा है फ्रेज है टुकड़ों में टूटी हुई, इस क्वेश्चन में उसका हमें बताना है। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन लिया टू मेक लार्ज, किसी चीज़ को बड़ा करना, आकार में किसी चीज़ को बड़ा करना या किसी भी तरीके से बड़ा करना, उसको हम बोलते हैं एनलार्ज करना। ठीक है, ये वर्ब है तो इसके लिए वर्ब क्या आ जाएगी, एनलार्ज आएगी। लार्जन और लार्जर क्यों नहीं है, ये एडजेक्टिव हैं दोनों, ये एडजेक्टिव है और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, हाँ इसको एडजेक्टिव कहें, एडजेक्टिव ना कहें, एडजेक्टिव इज राइट प्रोनाउंस। ओके, तो इस तरीके से आप इसका ये देखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू पे इन एडिक्वेंटली, मतलब पर्याप्त मात्रा में पेमेंट नहीं कर पाने को हम क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे, अनपे या अंडर पे। तो ये जो पे है मतलब हम पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए तो इसको हम क्या कहेंगे, अनपे, भुगतान नहीं किया गया। ठीक है, या अंडर पे, भुगतान के अधीन अभी। पे ही तो होता है जिसको दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है। सुपर पे कोई वर्ड नहीं है, सुपर पे करना इस तरीके से। तो हमारे पास ऑप्शन में जो है वो दो बन रहे हैं, एक तो अंडर पे और एक अनपे। तो मतलब पूरा भुगतान नहीं कर पाने के लिए अंडर पे या इन दोनों में से किसी एक का आंसर बनेगा। ठीक है, और ये आपको देखना होगा इन दोनों में से कौन सा सटीक बैठता है। टू रिमूव द कवर, कवर को हटा देना। ठीक है, कवर को हटाने को क्या कहते हैं, टू रिमूव द कवर को। टू रिमूव का कवर का मतलब हटा देना कवर को। एन कवर तो क्या है, इम कवर क्या है, एक कवर क्या है और अनकवर क्या है। तो हटाने की बात कर रहा है तो फिर क्या आएगा, अनकवर ही आएगा कि भाई इसको क्या कहते हैं, अनकवर। एक कवर का मतलब भी हटाना होता है वैसे मोस्टली। तो इन दोनों में से आंसर बनते हैं। फिर फिलहाल आंसर फोर्थ लेके चलें आप, अनकवर करना। ठीक है भाई, कवर है उसको अनकवर कर दो, या फिर अकवर, इम कवर, इन कवर, अनकवर नहीं होता। टू वैल्यूलेस, टू वैल्यूलेस का मतलब होता है, वैल्यू का मतलब मूल्य और लेस का मतलब कम करना। तो इसका मतलब हो गया किसी की अहमियत को कम करना। ये फ्रेज है, किसी की अहमियत को कम करना या मूल्य को कम करना, इसके लिए आएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी वैल्यू आएगा। एक बार फिर मैं बता दूं, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है अल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं और इसमें से विच शोज द करेक्ट वर्ड, और इसमें फ्रेज में उसके सिमिलर वर्ड कौन सा आ रहा है, उसके लिए कौन सा वर्ड आ रहा है वो हमें ढूंढना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है
क्या पूछ रहा है, ये फ्रेजेस दे रखा है। फ्रेज का मतलब 1 2 3 वर्ड दे रखे हैं, एक वर्ड नहीं दे रखा। तो 3 वर्ड दे रखे हैं, इन्हीं को हम फ्रेज कहेंगे। और ये जो फ्रेज है इसके लिए इन 4 ऑप्शन में से सुटेबल वर्ड कौन सा है। तो सुटेबल वर्ड क्या होगा, डी डी वैल्यू, मतलब वैल्यू को कम करना, इस चीज़ का वो करना, कम आंकते हैं, कम दृष्टि डालते हैं उस पर, उसको डी वैल्यू कहा जाता है। मैं फिर एक बार बता दूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ही आप उसके आंसर को अच्छे से दे सकते हैं। उससे पहले अगर आप देते हैं तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ने की वजह से वो हो सकता है कि आपका गलत भी हो। ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित वर्ड। यहाँ पे वर्क्स नहीं है बेटा, वर्ड। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ड्राइव्ड फ्रॉम द वन इज गिवन, मतलब एक वर्ड है जो उससे निकाला गया है, इस वर्ड से निकालना है, और वो क्या वर्ड हो सकता है। अब ये कह रहा है वी न्यू, हम जानते थे, सेकेंड फॉर्म है। नो फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और थर्ड जो फॉर्म है वो है के एन ओ डब्ल्यू एन। आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी ये तीनों में से जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके साथ में प्रेपोजिशन बाय ना लगकर कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, टू लगता है। और ऐसे ही मैं बता दूं, जैसे आई वेंट, आई वेंट टू होम। अब यहाँ पे ये टू वर्ड आया है, ये गलत आया है क्योंकि होम के साथ में टू वर्ड नहीं आता है। ठीक है, ये सही है, आई वेंट टू स्कूल, ये बिल्कुल सही है, लेकिन होम के साथ में टू नहीं आता है। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या कैसे लिखेंगे, शी एंटर्ड इनटू इनटू द क्लासरूम। कोई एरर है इसमें, हाँ बेटा, एंटर्ड वर्ड के साथ में कभी भी क्या नहीं आता, टू नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो कुछ जानकारी थी स्पेशल आप लोगों के लिए, ये ध्यान में रखें। अब ये कह रहा है वी न्यू ईच अदर सिंस, हम एक दूसरे को जानते हैं। सिंस से कब से जानते हैं, और हमारे बचपन, बचपन से जानते हैं। अच्छा, तो चाइल्डिश तो बचपनी सी होती है, बचपनी सी, इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव है, ये तो आंसर नहीं बनेगा। चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह, और चिल्ड्रन बच्चे, ये नाउन है। और ये बोल रहा है कि मैं आपको बचपन से जानता हूँ, तो एक ऐसी टाइम की ड्यूरेशन को शो करने वाला वर्ड है। तो टाइम की ड्यूरेशन को शो करने वाला वर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि टाइम के लिए या एज के लिए हम किसका यूज करते हैं, चाइल्डहुड का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, चाइल्डहुड। समझ गए मेरी बात को। चाइल्डिश क्यों नहीं सर, ये एडजेक्टिव है, मैं बता दूं, बचकना कहते हैं उसको, चाइल्डिश बोलते हैं। चाइल्ड लाइक बच्चों की तरह हो सकता है, चिल्ड्रन नाउन है, बच्चे। और हाँ, एक दो बार आप ये समझें कि ये जो वर्ड है चाइल्ड, यहाँ लिख देता हूँ CHILD, इसका प्लूरल क्या होगा, तो REN लगेगा, CHILDREN। अब मैंने क्वेश्चन पूछा बेटा चिल्ड्रन का प्लूरल क्या है, अरे सर ये तो प्लूरल, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, और क्या कह देंगे सर चिल्ड्रन का प्लूरल चिल्ड्रंस, एस लगा दीजिए। बेटा मिस्टेक मत करो, हल्की सी गलती क्या कर सकती है आपको, मतलब सेंटेंस में पूरा गलती। अब इसमें से अगर मैं ये बोलूं कि मुझे CHILD है ना, चाइल्ड, इसका मुझे प्लूरल दिखाएं, तो CHILDREN फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में है CHILDRENS, तो बच्चे कहेंगे एस लग गया सर, ये दे दो, ये आंसर सही है सर, और ये आंसर गलत होता है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, चाइल्डहुड। जी हाँ, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रेजल वर्ब का है, एक तरीके से फ्रेजल वर्ब दे रखी है। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड।
डिराइव्ड फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिया गया है, इसमें से एक वर्ड निकाल के आपको लिखना था। टीचर एग्रीड टू, टीचर क्या हो गया, सहमत हो गया। हिज मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक को मानने के लिए। टीचर क्या हो गया, सहमत हो गया अपनी क्या करने के लिए, हाँ ठीक है, तो देखने के लिए सहमत हो गया। ओवरलुक, अंडरलुक, ओवरलुक और काउंटर लुक। द टीचर एग्रीड टू, सहमत हो गया अपनी मिस्टेक पे क्या करने के लिए, दोबारा से देखने के लिए। तो अंडरलुक या भाई क्या मिस्टेक, अंडरलुक, ओवरलुक। तो अंडरलुक का मतलब दोबारा से देखने के लिए, और काउंटर लुक का मतलब भी यही होता है, दोबारा से पुनः मिस्टेक क्या हुई थी वहाँ पे देखने के लिए। इसका आंसर सेकंड या फोर्थ हो सकता है, तो आप इसका सेकंड कर लें, ठीक है। मैं भी कुछ इसमें देखना चाहूँगा कि आप लोग क्या करके भेजते हैं, देखें एक बार इस क्लास को। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम गिवन इन द ब्रैकेट। हाँ मिस्टेक है थोड़ी सी टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। इज हार्ड वर्क, उसकी जो कठिन मेहनत है। अब यहाँ पे एबल का मतलब होता है योग्य होना, सामर्थ्य होना। सामर्थ्य हुआ हिम, उसे, टू पास द एग्जामिनेशन। तो सर एबिलिटी, एबिलिटी भैया नहीं आएगा, एबिलिटी योग्यता होती है, नाउन है, ठीक है। कैपेबल वर्ब है, इनेबल और इनेबल अयोग्य, असमर्थता दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हिज हार्ड वर्क कैपेबल हिम, उसे सामर्थ्य बनाती है टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है आपका सेकंड। ये इसका अपोजिट है, ठीक है, ध्यान रखें। और ये दो, ये नाउन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जब सब्जेक्ट के बाद में पूछेगा तो नेचुरली क्या पूछेगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कैपेबल कर रहा है, सामर्थ्य होना। तो इसका आंसर होगा हार्ड, हिज हार्ड वर्क कैपेबल हिम टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके बाद में वर्ड दिया है ठीक ठीक। तो बात हुई वही, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स ड्राइव्ड फ्रॉम। ड्राइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है से निकाला गया है, ठीक है। वन, द वन इज गिवन ब्रैकेट। ओनली ए फूल, केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही करेगा, क्या करेगा, एस्टिमेट हिज वर्थ, अपनी योग्यता का अनुमान लगाएगा। एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना। तो मुझे ये बताओ कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपनी योग्यता का अनुमान लगा सकता है? अगर वो अनुमान ही लगा सकता तो वो मूर्ख नहीं कहलाता। हम लोग कहीं काम ऐसे करते हैं जिनमें हम सही तरीके से उनका अनुमान नहीं लगा पाते, तब हमसे क्या गलती हो जाती है। तो वही ये बात कह रहा है, तो अनुमान तो लगा नहीं पाएंगे। तो एस्टिमेटिकल, अनुमानिक, ये एडजेक्टिव रूप में आया है। अंडर एस्टिमेट अनुमान के अंदर है, ओवर एस्टिमेट पूर्वानुमान लगाना। तो इसका मतलब है कि जो वर्ब है वो लाइए, तो एस्टिमेट वर्ब है, डिस एस्टिमेट पूर्व अनुमान नहीं लगा पाना या अनुमान नहीं लगा पाना। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अनुमान नहीं लगा पाते हैं हिज वर्थ, अपनी योग्यता का, अपने सामर्थ्य का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिज वर्थ के साथ में यहाँ पे डिस एस्टिमेट हो जाएगा। उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो इन वर्ड से निकाला गया उसका एप्रोप्रिएट क्या निकलेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल, बल्कि स्पेलिंग सही है क्या भाई प्रिंसिपल की, या स्पेलिंग ये आएगी PRINCIPLE। बताएं स्पेलिंग क्या, ये वाली सही है या वो वाली गलत है। प्रिंसिपल, PLE पल। ये प्रिंसिपल जो होता है इसका मतलब होता है प्रधान या फिर होता है मुख्य, ठीक है। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हम। प्रिंसिपल ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा, टू, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में किया गया है। टू, और टू के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि टू के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस
इस रूप को हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको एक क्लास में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्या कहते हैं इसको? इन्फिनेटिव कहा जाता है। और इन्फिनेटिव दो होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी इन्फिनेटिव कहते हैं और 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो ये इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल ने आस्क्ड हिम, उससे कहा, टू कंसिडर हिज अर्लियर प्रपोजल, कि आपका जो पहले वाला प्रपोजल है उस पर आप समझ पैदा करें। तो कंसिडरेबल समझ पैदा करना, कंसिडरेट करें और रिकंसिडरेट करें मतलब दोबारा से विचार करें। तो रिकंसिडरेट है और रिकंसिडरेट का मतलब पुनः विचार करना। तो ये नाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? कंसीडर का रिकंसीडर जो वर्ब है वो हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? रिकंसीडर। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू रिकंसीडर हिज अर्ली प्रपोजल, जो आपने पहले प्रपोजल दिया था उसके ऊपर आप पुनः से विचार मंथन करें और बताएं कि भाई हाँ किस तरीके से क्या रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ऑप्शन बनने वाला है वो रिकंसीडर बनेगा। ये है वर्ब के रूप में। और वर्ब आप लोगों को मैं बता दूं, वर्ड की अलग अलग कैटेगरी होती है। वर्ड की अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वो या तो नाउन हो सकता है और या फिर हो सकता है प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव भी कई बार आ जाते हैं, ऐसे कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव भी कई बार आकर सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसके अलावा फिर हमें हेल्पिंग वर्ब, आपको मालूम है, ऑक्सिलरी को कहते हैं। फिर इसके बाद में वर्ब का काम होता है और इसके बाद में आपके एडवर्ब आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव आ जाता है। यानी कि वर्ड की कई कैटेगरी हैं, 9 कैटेगरी, 8-9 वर्ड हैं, उनको ध्यान रखना। लेकिन जहाँ पे टू पूछा था, टू के बाद में वर्ब ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ज़्यादातर एडजेक्टिव ही दे रखे हैं और वर्ब क्या दे रखी है? एक रिकंसिडर दे रखी है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को दे सकते हैं। तो ये आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, RNU डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपने नर्सिंग क्लासेस का चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लासेस करवाई जा रही है। और इंग्लिश में अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें, आपको आंसर दिया जाएगा और अच्छे तरीके से आंसर के साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और होप है कि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे भाई, जहाँ पे आपको दिक्कत आती तो हमसे जानकारी लें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। RNU के डिजिटल प्लेटफॉर्म नर्सिंग क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है। और जहाँ कहीं डाउट हो, आप डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें।